अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों कभी कभी जो चीज हमारे लिए बिल्कुल साधारण और बेकार सी होती है वही चीज दूसरों के लिए जान से भी ज्यादा कीमती होती है। ऐसी ही एक चीज होती है फिटकरी। आज की इस वीडियो में आपको इसी फिटकरी के बारे में बताने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब की औरतें फिटकरी को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हैं। वो रात को सोने से पहले इस फिटकड़ी का उपयोग क्यों करती हैं, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में एक नौकरानी का काम किया करती है, यानी वो अरब के लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि उसे फिटकड़ी के इस्तेमाल का पता उस वक्त चला जब उसने अपनी आंखों से सऊदी औरतों को फिटकड़ी का इस्तेमाल करते हुए देखा। उसे देखकर वो हैरान रह गई। उस महिला ने अपनी पूरी कहानी इस तरह बताई। वो कहती है कि मेरा नाम रूबीना है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो सऊदी अरब में कई सालों से काम कर रहा था और उस वक्त वो सिर्फ शादी के लिए पाकिस्तान आया हुआ था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक दिन मेरे पति ने मुझसे अपना सामान बांधने को कहा, क्योंकि अब उनके वापस जाने का वक्त आ पहुंचा था और उन्हें सऊदी अरब वापस लौटना था। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शोहर ने वापस जाने की बात कह दी थी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी, तो उन्होंने कहा कि मजबूरी है, मुझे रोजी रोटी के लिए वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपना सामान बांधने का कहकर वो बाजार चले गए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शोहर लगभग 10 किलो से भी ज्यादा फिटकड़ी खरीद कर ले आए और मुझसे कहा कि इसे भी मेरे सामान में बांध देना। इतनी सारी फिटकड़ी देखकर मैं हैरान रह गई। इसीलिए मैंने अपने पति से पूछा कि आप इसका क्या करेंगे। यह सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सऊदी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं, लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि वहां फिटकड़ी की बहुत ज्यादा अहमियत है। सऊदी औरतें इस फिटकड़ी को खरीदने के लिए बेताब रहती हैं। लगभग हर सऊदी औरत के घर में फिटकड़ी जरूर मौजूद होती है। इसीलिए जब भी मैं छुट्टी काट कर वापस सऊदी अरब जाता हूं तो मैं इस फिटकड़ी को जरूर लेकर जाता हूं। मेरे शोहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। खैर, फिर मैंने उनके सामान को भी पैक करना शुरू कर दिया और उसमें फिटकड़ी भी रख दी। इसके बाद मैंने अपने शोहर से कहा कि जितना जल्दी हो सके मुझे भी अपने पास बुला लेना। उस वक्त मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह से रोता देख वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं वहां जाकर जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और फिर मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब वापस चले गए। इसके बाद जब भी उनका फोन आता तो मैं फोन पर जारो कतार रोने लगती और कहती कि मुझे अपने पास बुला लो। फिर कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उन्हें मुझे बताया कि मुझे भी अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजाई कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लेकर आना है, तो ये सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि जब भी आओ अपने साथ 15 किलो फिटकरी जरूर लेकर आना। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे और अब 15 किलो और मांग रहे हैं। आखिर सऊदी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं? खैर, फिर मैं 15 किलो फिटकरी लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैसे ही मैंने अपने पति को देखा तो मैं खुशी से झूम उठी। लेकिन मेरे शोहर का पहला सवाल यही था कि क्या तुम फिटकरी लेकर आई हो? उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट सा गया और मैं सोचने लगी कि उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकड़ी की फिक्र है। फिर मैंने चुपचाप अपने बैग से फिटकड़ी निकाली और उन्हें दे दी।
वो फिटकड़ी लेकर न जाने किसे देने चले गए। फिर जब वो वापस आए तो उनके पास बहुत सारे पैसे थे और वो लौट कर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से पेश आए। इसीलिए मुझे इस फिटकड़ी के बारे में सवाल पूछने का मौका नहीं मिला कि इतनी सारी फिटकड़ी किसे देकर आए थे। खैर, इसके बाद हम दोनों साथ रहने लगे। मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने शोहर के साथ रह रही हूं। लेकिन जैसे ही एक महीना बीता, मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हें यहां और ज्यादा नहीं रख सकता, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से वापस चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे ऊपर मानो आसमान सा टूट पड़ा हो। मैं रोते हुए कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे यहां आने से खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरे पास घर बेचने के लिए पैसे नहीं बचते, मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का खर्च भी उठाना पड़ता है। यह सुनकर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्च खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे वापस भेजने की बात मत करें। मेरी ये बात सुनकर मेरे शोहर हंसने लगे और कहने लगे, तुम भला क्या काम कर सकती हो, यहां पर तुम क्या करोगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनसे कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पति को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ कोई ना काम जरूर करूंगी। इसीलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया। एक महीने में मेरी वहां अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। इसीलिए मुझे एक साथ 2 अरबी औरतों के घर में खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने के अच्छे खासे रियाल मिलने लगे थे, जिससे मैं आसानी से अपने शोहर के साथ यहाँ रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। यह सुनकर मेरे शोहर हैरान रह गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। उनकी ये बात सुनकर मैं जोर जोर से रहने लगी। ये देख उनकी ये बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर मेरे शोहर का दिल पिघल गया और उन्होंने मुझे वहां काम करने की इजाजत दे दी। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन मेरे पति ऑफिस जाते वक्त कहकर गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तभी करना, वरना वापस आ जाना। इस पर मैंने हाँ कर दी। फिर मेरे शोहर के जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और जल्दी से पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर पहुंच गई। वो घर कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल था। मैं उनके घर को देखकर एकदम हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश मिजाज थी। मैंने देखा कि इन्हें उर्दू समझ तो आती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने इशारों में मुझे समझा दिया कि मुझे क्या पकाना है। फिर मैं उनके किचन में चली गई, लेकिन वहां जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने देखा कि वहां एक बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ था, जिसमें ढेर सारी फिटकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। इसे देखते ही मुझे याद आया कि मेरे शोहर इतनी सारी फिटकड़ी क्यों लेकर आते हैं। साथ ही ये भी सोचने लगे कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। लेकिन इस बारे में उनसे पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शोहर ने पहले ही मना कर दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछना। फिर मैंने 2 घंटे के अंदर खाना तैयार कर दिया और दूसरी अरबी महिला के घर चली गई। वहां भी मैंने किचन में बहुत सारी फिटकड़ी देखी, जिसे देखकर मैं और ज्यादा हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब तो मैं इस बारे में जरूर पता करके रहूंगी। वहां खाना बनाते वक्त एक अरबी औरत किचन में आई और उसने एक फिटकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे किसी तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। मुझे नहीं पता था कि उसने कौन सा तेल इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका तरीका कुछ छुपाने वाला था। खैर, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों में खाना बनाकर 5-6 घंटों में काम खत्म कर चुकी थी और फिर अपने शोहर के आने से पहले घर पहुंच गई। शाम को जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेर सारे सवालात किए। मैंने उन्हें बताया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं जब उस फिटकड़ी को लेकर उलझी हुई थी और सोच रही थी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं।
जब मेरे शोहर ने मुझसे खोया जब मेरे शौहर ने मुझे खोया खोया देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। फिर मैंने अपने शौहर को तमाम बातें बता दी कि मैंने कैसे दोनों ही अरबी औरतों की किचन में फिटकड़ी देखी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अरबी औरतें इस फिटकड़ी को किस काम में इस्तेमाल करती हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो, अब मैं ही तुमको इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। अब मेरे दिन यहाँ तेजी से बीतने लगे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी कि तभी मेरे शौहर ऑफिस से घर आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए। कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी सारी उलझन दूर कर देता हूं और तुम्हें इस फिटकड़ी का राज बता देता हूं। लेकिन ये अरबी औरतें नहीं चाहती कि उनका ये राज किसी को पता चल सके, क्योंकि उनके यहाँ इस फिटकड़ी का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है और वो इसे अपने तक ही मौजूद रखना चाहती हैं। फिर मेरे शौहर कहने लगे कि तुम्हें पता है कि हर इलाके में अपने कुछ रिवाज और परंपराएं होती हैं, इसी तरह हर जगह के अपने घरेलू नुस्खे और इलाज भी होते हैं। ये अरबी औरतें जिस तरह से इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, अगर पाकिस्तानी औरतों को इसका पता चल जाए तो उनके घरों में भी फिटकड़ी का ढेर नजर आने लगे। मैंने अपने शौहर को घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दो इस राज को। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसा राज बताया कि जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी 22 साल की जिंदगी में कभी भी फिटकड़ी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने अपने शौहर से इसके बारे में और पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में सवाल किया जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है, और ये वही अरबी आदमी है जिसे मैं पाकिस्तान से फिटकड़ी ला कर देता हूं। मेरे शौहर ने बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जिसे उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है और फिर इसे लगभग 2 महीनों तक रखा जाता है। इसके बाद इस तेल में फिटकड़ी को भिगोकर रखा जाता है। फिर ये अरबी औरतें हर रात इस फिटकड़ी और तेल का इस्तेमाल करती हैं। वो इसे अपने पेट और नाभि में लगाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके यहाँ बेटे पैदा होते हैं। ये बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी, ऐसा मैंने पहली बार सुना था, लेकिन साथ ही मुझे ये बात समझ आ रही थी कि ये अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती हैं। इस पर मेरे शौहर ने कहा कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने नुस्खे होते हैं। अगर ये अरबी औरतें इसे छुपाकर ना करें तो उनका ये उपाय सफल नहीं होता, इसीलिए वो इसे सबसे छुपा कर रखती हैं। यह सुनकर मैंने बड़े अफसोस भरे लहजे में अपने शौहर से कहा कि मेरे पास तो ना फिटकरी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे तो बस औलाद की चाह है, चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ये सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बाकी मर्दों की तरह बेटे की खास इच्छा जाहिर नहीं की। मैं अब भी इन दोनों अरबी घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन गर्भवती है, हामिला हैं। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी। फिर आश्चर्य की बात यह हुई कि दोनों ने बेटे को ही जन्म दिया, यानी कि उन दोनों अरबी औरतों के घर में बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई में काम कर गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद अल्लाह ने मुझे भी एक खुशखबरी दी और मैंने कोई फिटकरी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी अल्लाह ने मुझे बेटे का वरदान दिया। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम इंसान अपने तरीके से बेटे को पाने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी कुछ ऐसे ही नुस्खे इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये तो नहीं जानती कि सऊदी अरब में कितनी महिलाएं, कितनी औरतें इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा ज्यादातर अरबी औरतों के घरों में फिटकड़ी ही होती है। दोस्तों, क्या आप भी बेटे को पाने के लिए इस तरह के कोई नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपने भी अरबी औरतों की इस फिटकरी वाले नुस्खे के बारे में पहले सुना है? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।